15 अगस्त पर भाभी ने बनाई 3 ननद के लिए ड्रेस। आजकल कॉलेज में क्लास से काफी बच्चे गायब हैं। समझ नहीं आ रहा कहाँ गए, आखिर चल क्या रहा है कॉलेज में। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम इसी कॉलेज की हो या दूसरे किसी कॉलेज की हो जो तुम्हें अपने ही कॉलेज के बारे में नहीं पता। तुम्हें पता है कि हमारे कॉलेज में 15 अगस्त का बहुत बड़ा कंपटीशन है। बड़े बड़े लोग बाहर से हमारे कॉलेज में आने वाले हैं। अच्छा, बाहर की कंट्री के लोग हमारे कॉलेज में आएंगे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। लेकिन तुमने तो कंपटीशन में हिस्सा ही नहीं लिया, तो तुम्हें ये सब कैसे पता? कौन कहता है मैंने कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया? अरे भाई, मैंने भी कंपटीशन में हिस्सा लिया और देखना, मैं तो जरूर जीतूंगी। प्रीति की फ्रेंड निहारिका ये सब बोल रही होती है और प्रीति हैरानी से उसे देख रही थी। वहीं कॉलेज की छुट्टी होने के बाद तीनों बहनें अपनी अपनी क्लास खत्म करके एक साथ मिलती हैं। प्रीति, सुमन, तुम्हें पता है 15 अगस्त का कितना बड़ा कंपटीशन होने वाला है हमारे कॉलेज में। जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसे बहुत बड़ी स्कॉलरशिप मिलेगी और विदेश जाने का मौका। हाँ, मुझे तो पता ही है। मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी कंपटीशन में हिस्सा ले लूँ। अगर मैं जीत गई तो मुझे भी बहुत बड़ी स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके बाद तो माँ चिक चिक भी नहीं करेगी मेरी पढ़ाई के पीछे। तुम कैसी बातें करती हो? कंपटीशन में हिस्सा लेना कोई आम बात नहीं है। मैंने जाकर पता किया था। कंपटीशन में हिस्सा लेने के साथ साथ कॉस्ट्यूम, ड्रेस भी चाहिए होगी। अगर कंपटीशन वाले दिन हमने कॉस्ट्यूम नहीं पहनी होगी तो वो हमें परफॉर्म करने भी नहीं देंगे। तुम कंपटीशन के लिए कॉस्ट्यूम, ड्रेस की बात कर रही हो? यहाँ तुम्हारी पढ़ाई के लिए 1 रुपया भी नहीं निकलता माँ की जेब से। वो तो भला हो हमारी भाभी का, जो हमें इतना पढ़ा लिखा रही है। ये कंपटीशन का चक्कर छोड़ दो और अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दो। तीनों बहनें जब कॉलेज से वापस अपने घर आती हैं तो उनकी दर्जी भाभी सिलाई कर रही होती है। सिलाई करते हुए वो अपनी तीनों नंद को देखते ही उनसे पूछती है, अरे क्या बात है, आज तुम तीनों के ही चेहरे उतरे हुए नजर आ रहे। कॉलेज में किसी ने तुम्हें कुछ कहा था क्या, या कोई और बात हो गई? नहीं भाभी, कोई बात नहीं हुई है। हम तो बस ऐसे ही कॉलेज से आए हैं, थके हुए हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। प्रीति के इतना बोलते ही सुरभि अपनी सिलाई की मशीन को रोक देती है और उठकर उन तीनों के पास आती है। मैंने तुम तीनों को कभी भी अपनी नंद नहीं समझा, हमेशा अपनी बेटियों की तरह समझा है। तुम हो कि मुझसे बातें छुपा रही हो? सच सच बताओ, आखिर क्या बात है? तुम्हारे इस उतरे हुए चेहरे की क्या वजह है? सुरभि के इतना बोलते ही प्रीति, गीता और सुमन आपस में एक दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं। उनके इस रवैया से सुरभि को कुछ समझ ही नहीं आता। इतने में सुमन कहती है, क्या बताएं भाभी अब आपको। एक तो आप इतनी मेहनत करती हो दिन रात हमारे पीछे, और फिर हम आपको ये सारी बातें बोलकर और टेंशन में नहीं डालना चाहते। उफ, अभी भी तुमने मुझे पूरी बात बताई ही नहीं। अब मुझे बताओ क्या बात है। तुम्हारी चिंता को सिर्फ शायद मैं ही दूर कर सकती हूँ। आखिर मैं तुम्हारी भाभी जो हूँ। सुरभि की यह बात सुनते ही तीनों नंद अपनी भाभी सुरभि से कहती हैं, हमारी कॉलेज में 15 अगस्त को बहुत बड़ा कंपटीशन है। सुना है कि इस कंपटीशन को देखने के लिए बाहर से विदेशी लोग भी आने वाले हैं। अगर विदेशी लोग आने वाले हैं तो ये कंपटीशन सच में बहुत ही टक्कर का होने वाला है। हम तीनों इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते थे। भारत माता के गाने पर डांस परफॉर्म करना चाहते थे, लेकिन परफॉर्म करने के लिए हमें कॉस्ट्यूम चाहिए और कॉस्ट्यूम ड्रेस खरीदने में बहुत पैसा लगता है। इसी वजह से बस हम इस कंपटीशन में भाग नहीं ले पा रहे हैं। अगर हमें कॉस्ट्यूम मिल जाती तो हम भी इस कंपटीशन में भाग लेते। इसी के साथ कॉलेज से बहुत बड़ी स्कॉलरशिप मिलती, जिससे हमारी पढ़ाई का आगे का खर्चा भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता। फिर हमारी पढ़ाई में जरा भी पैसे नहीं लगते। बिना कॉस्ट्यूम के हम कैसे अपना नाम लिखवाएं? बस इतनी सी बात थी। तुम इतनी परेशान हो रही थी। तुम तीनों चिंता मत करो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम तीनों को कॉस्ट्यूम दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगी। तुम अपना नाम लिखवा लो। तीनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और खुशी के मारे तीनों एक दूसरे को गले से लगाती हैं। इतने में वहां पर ललिता आ जाती है। ललिता उनकी ये सारी बातें सुन लेती है और गुस्से में कहती है, कोई जरूरत नहीं है इन्हें कॉस्ट्यूम ड्रेस दिलवाने की। अरे हम इनकी पढ़ाई के ऊपर इतना पैसा लगा रहे हैं, वो कम था क्या जो अब इन्हें कॉस्ट्यूम ड्रेस भी चाहिए? मुझे तो इन्हें पढ़ाना ही नहीं था। ये तो तुम्हारी जिद थी जो ये कॉलेज अभी तक कर रही हैं। अभी तक इनके ऊपर इतना पैसा खर्च हुआ है कि बस क्या ही बताऊं। कुछ समय में इनकी शादी हो जाएगी तो धरी रह जाएगी इनकी कॉस्ट्यूम ड्रेस और पढ़ाई। ललिता की ये बात सुनते ही उसकी तीनों बेटियां बहुत ज्यादा मायूस हो जाती हैं और वो अपने मन में सोचने लगती हैं, सही बात है, भाभी की बदौलत ही आज हम कॉलेज कर रहे हैं। अगर भाभी हमें पढ़ाती ना तो शायद आज हम कॉलेज भी नहीं कर पाते। माँ तो अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देख खुश होती है, लेकिन हमारी माँ तो हमारी तरक्की से कभी खुश ही नहीं हुई। बस यही चाहती है कि हमारे हाथ पीले हो जाए और हम अपने ससुराल चले जाएं। हे भगवान, मैं तो और पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन माँ ने तो यहीं पर जता दिया कि अब हमारा आगे कुछ नहीं है और ना ही कोई फ्यूचर है।
बेकार में ही भाभी हमारे ऊपर इतना पैसा लगा रही हैं, जबकि माँ तो एक ना एक दिन हमारी शादी कर ही देंगी। तीनों ही ऐसा सोच रही होती हैं कि तभी उनकी माँ फिर से कहती है, जब से इनकी पढ़ाई का खर्चा शुरू हुआ है तभी से हमारे घर में परेशानियां चलती आ रही हैं। कभी प्याज खत्म तो कभी तेल खत्म तो कभी पूरा दिन चावल खाकर ही बिताना पड़ता है। इन तीनों को तो शर्म नहीं आती। बहू तू ही कुछ समझ। कोई बात नहीं माँ जी, मैं ये कमाई भी तो इन तीनों के लिए ही कर रही हूँ। मेरा तो कोई बच्चा भी नहीं है, मैं तो इन्हें ही अपनी बेटियां मानती हूँ। और अब मैं अपनी बेटी जैसी नंदों के ऊपर खर्च नहीं करूंगी तो किसके ऊपर करूंगी? कल को इनकी शादी हो जाएगी, अपने ससुराल चली जाएंगी, फिर मुझे भी इनकी बहुत याद आएगी। बहू तू तो ऐसे बोल रही जैसे मैं अपनी बेटियों से प्यार ही नहीं करती। अरे मैं भी प्यार करती हूँ, लेकिन बहू बेटी घर में ही अच्छी लगती है, बाहर निकलते हुए अच्छी नहीं लगती। और तुझे इन्हें प्यार करना है तो घर में बिठाकर ही कर ले, बाहर भेजने की क्या जरूरत है? माँ जी, कितनी मुश्किलों के बाद तो ये 3 साल कॉलेज में पढ़ी हैं और ये इनका आखिरी साल है। उसके बाद तो कॉलेज खत्म ही हो जाएगा। फिर एक कंपटीशन की ही तो बात है। तीनों को एक एक ड्रेस में सिलाई करके दिलवा दूंगी और मैं वादा करती हूँ कि मैं घर खर्चे में भी कोई परेशानी नहीं आने दूंगी। सुरभि इस तरह से बोलकर किसी तरह ललिता को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी ललिता वहां से मुंह बनाकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब सुरभि को दिन रात मेहनत करनी थी। वो अपने काम को और निखारने की कोशिश करती है, जिसमें उसकी तीनों नंद उसका साथ देती हैं। मैंने इतने सारे कपड़े ले तो लिए, लेकिन अकेले में कैसे कैसे सिलूं समझ नहीं आ रहा। इतने सारे कपड़े हैं और सारे कपड़े सफाई से सिलने हैं। भाभी आप एक काम करो, आप कपड़े सिलती जाओ और मुझे तुरपाई करने के लिए दे दो। मैं तुरपाई करती जाऊंगी तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा। भाभी आपने मुझे सलवार बनानी सिखाई हुई है, आप एक काम करो, आप कटिंग करो और मैं तब तक सलवार बनाती हूँ। इससे आपका कटिंग का समय बच जाएगा और मशीन भी चलती रहेगी। फिर मैं भी एक काम करती हूँ आपकी मदद करने के लिए, मैं सभी सूटों के अंदर चिट बटन और आई बना देती हूँ। इस तरह तीनों नंद मिलकर प्रीति की बहुत मदद करती हैं। प्रीति की मशीन भी चलती रहती है और इधर वो कटिंग करती जाती है। आखिर में जब सूट सिलने बच जाते हैं तो वो मशीन पर तुरंत बैठकर फटाफट सारे सूट भी सिल लेती है। इस तरह उसका काम भी हो जाता है और पता भी नहीं चलता। मेरी तीनों नंद को कॉस्ट्यूम ड्रेस खरीदने की कितनी लगन है। वो पूरी रात से मेरे साथ बैठी हुई हैं और मेरी मदद कर रही हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन्हें ड्रेस जरूर दिलाकर रहूंगी। ऐसे ही कई रात वो बहुत मेहनत करते हैं और आखिर में जो वो पैसे जोड़ते हैं उन पैसों से वो सभी मिलकर मार्केट जाकर कॉस्ट्यूम ड्रेस खरीदते हैं। लेकिन जो उन्हें ड्रेस पसंद आ रही थी वो इतनी ज्यादा महंगी थी कि एक ड्रेस का प्राइस देना भी बहुत मुश्किल था। हे भगवान, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था जितने पैसे हम सारे ही लेकर आए हैं उतने में तो सिर्फ एक ही ड्रेस खरीद सकते हैं। ये कॉस्ट्यूम ड्रेस तो बहुत ही ज्यादा महंगी है। भाभी 15 अगस्त को हमें गाने पर नाचना है और उसके लिए हमें ये भारत माता वाली ड्रेस खरीदनी होगी। हमें नहीं पता था ये इतनी महंगी होगी, हम खरीद भी नहीं पाएंगे। इसका मतलब दिन रात हमने इतनी मेहनत जो की है, हमारी मेहनत खराब हो गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। चलो भाभी घर चलते हैं। हम समझ गए हैं कि हम इस कंपटीशन में कभी नहीं जीत पाएंगे। कॉस्ट्यूम ड्रेस इतनी महंगी होगी, अगर पता होता तो कभी भी अपना नाम कंपटीशन में नहीं लिखवाते। अब तुम तीनों को मेरे होते हुए परेशान होने की जरूरत नहीं है। भले ही मेरे पास अभी पैसे कम है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कल तक तुम्हारी कॉस्ट्यूम ड्रेस तुम्हें मिल जाए। भाभी ये कैसे होगा, आपके पास इतने पैसे भी नहीं है, ऊपर से 2 दिन बचे हैं बस कंपटीशन के। अब हमें नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। कोई बात नहीं, कुछ पैसे तो मैं तुम्हारे भैया से भी ले लूंगी, वो मुझे मना नहीं करेंगे। और फिर मैं जानती हूँ कि माँ जी को किस तरह हैंडल करना है, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। चलो अभी घर चलते हैं। सुरभि अपनी तीनों नंद के साथ घर वापस आ जाती है, लेकिन घर आते ही जब वो अपनी सास को देखती है तो हैरान हो जाती है। उसकी सास जख्मी हालत में चारपाई पर लेटी होती है। आइयो लग गई रे, हाय राम, कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है। आइयो, हे भगवान, माँ जी आपको ये क्या हो गया? आपको इतनी सारी चोट कहाँ से लग गई? हर जगह से खून निकल रहा है। अब क्या बताऊं बहू, मेरे तो भाग्य ही फूटे हुए हैं। मैं तो बस शाम को दूध लेने ही निकली थी। तू बाहर थी तो सोचा मैं ही थोड़े अपने हाथ पैर हिला लूं, लेकिन मुझे क्या पता था मेरे साथ ये सब हो जाएगा। आते वक्त एक भैंस पागल हो गया था, उसने मुझे इतनी जोर से टक्कर मारी कि मैं बहुत दूर जाकर गिरी। इस दौरान मेरी ये सारी चोटें लग गई। बहुत दर्द हो रहा है बहू, मुझे किसी भी तरह डॉक्टर के लेकर चल। हाँ माँ जी, चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। अब सुरभि अपनी सास को डॉक्टर के पास इलाज के लिए लेकर जाती है। उसके पास जो पैसे थे उनमें से भी पैसे खर्च हो जाते हैं। अब ड्रेस खरीदने लायक कुछ बचा ही नहीं था, जिसकी वजह से सुरभि बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी।
आखिर करूं तो करूं क्या। 2 दिन बचे हैं कंपटीशन के और मैं अभी तक अपनी नंदों के लिए कॉस्ट्यूम ड्रेस भी खरीद नहीं पाई। भारत माता के गाने पर वो क्या पहनकर नाचेंगे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बिना कॉस्ट्यूम ड्रेस के तो उनको परफॉर्मेंस भी नहीं करने देंगे। सुरभि बहुत ज्यादा परेशान थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आगे अब करना क्या है। तभी उसकी नजर उसके घर में रखे हुए बड़े बड़े 2 बोरों के ऊपर पड़ती है, जिसमें उसने अपने सिलाई के बचे हुए कपड़े रखे हुए थे। उसी के बराबर में एक बड़ी पन्नी भी थी, जिसमें कई सारी बची हुई लेस और मोती भी थे। इसके बारे में मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। अरे जब मेरे पास इतना सारा सामान पहले ही रखा हुआ है तो मैं क्यों ना खुद ही अपने हाथों से अपनी तीनों नंद के लिए बढ़िया सी कॉस्ट्यूम ड्रेस बना लूं। सुरभि के पास जितनी भी कतरन रखी होती है वो उन सभी को बोरे में से निकाल लेती है। सफेद और लाल रंग के जितने भी कपड़े होते हैं वो सारे निकाल कर उन्हीं से ड्रेस बनाने की कोशिश करती है। इसी के साथ उसके पास जो भी बची हुई लेस और मोती थे वो उन्हें ड्रेस के ऊपर लगाकर उनसे डिजाइन बनाती है। चारों तरफ इतना सारा कपड़ा और सामान बिखरा हुआ देखकर उसका पति सुमित हैरान हो जाता है। अरे सुरभि, रात के 3 बजे हैं, तुम अभी तक ये सब काम कर रही हो? थोड़ी देर आराम कर लो, सो जाओ। इतनी भी भुखमरी नहीं है हमारे घर में जो तुम्हें पूरी पूरी रात काम करना पड़े। इतनी मेहनत मैं अपनी तीनों नंद के लिए कर रही हूँ। उनके कॉलेज में बहुत बड़ा कंपटीशन है, उनको ड्रेस चाहिए परफॉर्मेंस के लिए और मैं नहीं चाहती कि हमारी गरीबी के चलते उनकी परफॉर्मेंस पर कोई भी असर पड़े। आप चिंता मत कीजिए, मैं बस ये तैयार कर लूँ, उसके बाद आराम से सो जाऊंगी। सुरभि पूरी रात मेहनत करती रहती है। इधर सुमित उसके लिए चाय बनाकर लाता है। थोड़ी बहुत मेहनत सुमित भी उसके साथ करता है। फिर बाद में वो भी सोने चला जाता है, क्योंकि उसको अगले दिन जॉब पर भी जाना था। अगले दिन सुबह बस एक ही दिन बचा होता है। सिलाई का काम तो हो गया, बस इन ड्रेस को अच्छे से सजाना है। एक बार ये अच्छे से सज जाए उसके बाद तो ये ड्रेस पूरी तरह तैयार हो जाएगी। इन ड्रेस को मैं अभी अपनी ननद को नहीं दिखाऊंगी, उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज हो जिसे देखते ही वो खुश हो जाएंगी। सुरभि बहुत मेहनत करती है। आखिरकार वो फाइनली तीनों ड्रेस तैयार कर लेती है। कंपटीशन वाले दिन सुबह जब उसकी तीनों नंद मायूस बैठी होती हैं, वो उनके पास जाती है। क्या हुआ, तुम लोग परेशान क्यों बैठी हो? आज तो तुम्हारा कंपटीशन है ना। कंपटीशन के लिए तैयारी नहीं करनी? सभी लड़कियां वहां पर पहुंच गई होंगी, सभी अपनी तैयारी कर रही होंगी, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? भाभी, किस्मत हमारे साथ मजाक कर ही रही है और आप सुबह सुबह हमारे साथ मजाक कर रही हो। आप जानती हो कि हमारे पास कॉस्ट्यूम ड्रेस नहीं है, उसके बावजूद भी आप हमें कॉलेज भेज रही हो। क्या हम वहां पर अपनी बेइज्जती करवाने जाएंगे? आज तो हमारी क्लास की सहेलियां भी हमारा मजाक उड़ाएंगे जब स्टेज पर हमारा नाम लिया जाएगा और हम वहां पर मौजूद भी नहीं होंगे। कैसी किस्मत है हमारी। उनकी ये सारी बातें सुनते ही सुरभि जोर जोर से हंसने लगती है, जिसके चलते वो तीनों हैरान हो जाती हैं और मायूस हालत में बोलती हैं। हंस लो भाभी, जैसी किस्मत हमारे ऊपर हंस रही है आप भी हमारे ऊपर हंस रही हो। हमें बहुत बुरा लग रहा है। एक तो माँ ने आज तक हमारा साथ नहीं दिया और आपने साथ दिया भी तो कोई फायदा नहीं हुआ। अब जब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो आप इतनी हंस कैसे सकती हो? हमारे दुख में आपको दुख क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज रखा है जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज दिखाती हूँ। सुरभि दूसरे कमरे में ले जाकर अपनी तीनों नंद को कॉस्ट्यूम ड्रेस दिखाती हैं, जो बहुत ही सुंदर और यूनिक होती है। उन्हें देखते ही तीनों हैरान हो जाती हैं। ओह माय गॉड, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भाभी, आपने इतनी महंगी और एक्सपेंसिव ड्रेस कहाँ से खरीदी? आपके तो बहुत पैसे लग गए होंगे, लेकिन ऐसी ड्रेस तो आज तक हमने मार्केट में भी नहीं देखी। आपको ये कहाँ से मिली? भाभी सच बताओ, आपने अपना कोई गहना तो नहीं बेच दिया हमारे पीछे? अगर आपने ऐसा किया है तो हमें ऐसी कॉस्ट्यूम ड्रेस नहीं पहननी। ओहो, तुम लोग कितनी टेंशन ले रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने अपना कोई गहना नहीं बेचा और ना ये ड्रेस मैंने खरीदी है। ये तो मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। जो मेरे पास बचा हुआ कपड़ा पड़ा था उन्हीं कपड़ों को जोड़ जोड़ कर मैंने ये ड्रेस बनाई है। वैसे देखो भगवान की दुआ से कितनी सुंदर बनी है। अब जाओ अपने कंपटीशन में से पहनकर परफॉर्म करो और हाँ, जीत कर ही आना। अपनी भाभी की ये बात सुनते ही तीनों उन्हें जोर से गले लगा लेती हैं। भाभी, आप तो सच में जादूगरनी हो। आप तो कुछ भी कर सकती हो। आपने हमें बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है और अब देखना हम इस कंपटीशन को जीतकर आपको सरप्राइज देंगे। तीनों बहन अपनी कॉस्ट्यूम ड्रेस लेकर कॉलेज पहुंच गईं, जहां वो मेकअप रूम में जाकर रेडी हुईं। उन्होंने जब अपनी कॉस्ट्यूम पहनी तो सब उन्हें देखते रह गए। उनकी भारत माता की कॉस्ट्यूम बहुत ही सुंदर लग रही थी। जब वो स्टेज पर भारत माता की कॉस्ट्यूम पहनकर परफॉर्मेंस कर रही थी तो कॉलेज के सभी बच्चों की और जज की नजर उनके ऊपर ही टिकी थी। उनका परफॉर्मेंस इतना सुंदर था कि कोई उनसे नजर हटा ही नहीं पाया। हॉल में चारों तरफ सीटी की आवाज बज रही थी। कमाल का परफॉर्मेंस था, मजा ही आ गया। हम लोग तो अपनी नजर भी नहीं हटा पा रहे थे। ऊपर से ये भारत माता की जो कॉस्ट्यूम है सच में बहुत ही सुंदर है।
इतनी सुंदर ड्रेस हमने आज तक नहीं देखी। इतने सारे परफॉर्मेंस के बाद अब लग रहा है कि 15 अगस्त का कोई कंपटीशन हुआ है। मैं यहाँ बस एंजॉयमेंट के लिए आया था, लेकिन मैं बहुत बड़ा डिजाइनर हूँ। आज तक मैंने भी ऐसी कॉस्ट्यूम को कभी डिजाइन नहीं किया। आखिर किससे तुमने ये कॉस्ट्यूम बनवाई है जो इतनी सुंदर है? इसका हर एक डिजाइन इतना प्यारा लग रहा है कि बस क्या बताऊं। दिखने में ही लग रहा है जैसे बहुत बड़े डिजाइनर ने डिजाइन की हो। नहीं सर, ये बहुत बड़े डिजाइनर ने नहीं बल्कि एक मामूली सी दर्जी मेरी भाभी ने बनाई है। उन्हीं के अंदर इतना टैलेंट है कि उन्होंने इतनी सुंदर ड्रेस बना दी जो अभी तक हमने कहीं दुकानों पर भी नहीं देखी। यकीन नहीं हो रहा एक मामूली सी दर्जी वाली ने इतनी सुंदर ड्रेस बनाई है, वो भी कॉस्ट्यूम ड्रेस। ये ड्रेस बनाना आसान बात नहीं है। मैं तुम्हारी भाभी से पर्सनली मिलना चाहता हूँ। मेरी विदेश में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं जिनमें मैं कॉस्ट्यूम ड्रेस बनवाता हूँ। अगर तुम्हारी भाभी इतनी टैलेंटेड है तो मैं उन्हें अपनी तरफ से जॉब ऑफर करना चाहूंगा। ये सुनते ही तीनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। वो अनुराग को अपने घर लेकर आती हैं, जहां अनुराग सुरभि से मिलता है और उसे जॉब ऑफर करता है। इतना अच्छा मौका सुरभि कैसे गवा सकती थी। वो ऑफर को एक्सेप्ट करती है और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है। तुम्हारे परफॉर्मेंस के चलते मैं इतनी बड़ी डिजाइनर बन जाऊंगी, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। भाभी ये बात छोड़ो, आपको पता है हम तीनों ही कंपटीशन को जीत चुके हैं। हमारा परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि हम तीनों को सेलेक्ट कर लिया है। इसी के चलते अब हम तीनों के पास अपनी खुद की बहुत बड़ी स्कॉलरशिप है। हम चाहे तो विदेश जाकर भी पढ़ाई कर सकते हैं और खूब पैसा कमा सकते हैं। ये सुनते ही ललिता हैरान हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ कर दो मेरी बेटियों, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। ना तुम्हें कभी आगे बढ़ने का मौका दिया, हमेशा तुम्हें घर में ही खींचा। अब मैं तुम्हें कभी भी शादी के लिए जबरदस्ती नहीं करूंगी। जब तुम्हारा दिल करे तब तुम शादी कर लेना, और मैं आज तुम्हें आजाद करती हूँ। अगर तुम विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहती हो तो जाओ और अपनी जिंदगी में कुछ बनो। ललिता की ये बात सुनते ही तीनों बहन इतनी खुश हो जाती हैं कि वो खुशी से अपनी माँ और अपनी भाभी को गले से लगा लेती हैं। कुछ ही दिनों बाद तीनों बहनें विदेश पढ़ाई करने चली जाती हैं। विदेश में पढ़ाई करके कोई डॉक्टर बनती है तो कोई इंजीनियर बनती है तो कोई साइंटिस्ट बन जाती है। इसी के चलते उनके घर की सारी परेशानी भी खत्म हो जाती है। अब सुरभि इतनी बड़ी डिजाइनर थी कि उसका हर जगह नाम था। सुना है आप इस शहर की बहुत बड़ी डिजाइनर हूँ। मैं बहुत बड़ी कंपनी की मालिक हूँ और मेरे यहाँ सुंदर सुंदर ड्रेस और कॉस्ट्यूम ड्रेस बनती है। अगर चाहो तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती हो। मैं आपको आपका पूरा एम्पायर खड़ा करके दूंगी। थैंक यू सो मच मोनिका जी, आपके साथ काम करके मुझे बहुत खुशी होगी। सुरभि भी अपनी जिंदगी में इतनी आगे आ जाती है कि अब उसकी खुद की बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़ा सा घर होता है, नौकर भी होते हैं, बड़ी सी गाड़ी होती है। एक उसके हाथ के हुनर से उसकी और उसकी नंद की जिंदगियां संभल जाती हैं। इसी के चलते वो अपनी जिंदगी में आगे खुशी खुशी रहने लगती है।